स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो शिक्षा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीडीपी पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 to 30 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है। 15 तक हमने देख लिया था। तो 15 में क्या था, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। तो इसमें क्या आंसर था, सक्रिय अन्वेषक, मतलब एक्टिव एक्सप्लोरर। बच्चे एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है, सारा कुछ उन्हें समझ आता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसमें दिया गया है, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आत्म केंद्रीकरण के, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरण का, तीसरा है सृजनात्मकता का और चौथा है कार्यात्मक अटलता का। तो आत्म केंद्रीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा कब होता है, अहम केंद्रितता, मतलब बच्चे को यह एहसास हो कि जो वह कर रहा है, जो वह सोचता है, जो वह करेगा, जो उसे पसंद है वही सही है और जो अगला पर्सन बता रहा है वो गलत है। तो ईगोसेंट्रिज्म तो हो नहीं सकता। इसमें क्या है, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन। तो ये मतलब बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है, लचीलापन है, वो अपनी बातें भी रख रहा है, दूसरों की बातों को भी सुन रहा है और समझ रहा है। तो ये आत्म केंद्रीकरण का गुण तो है नहीं इसमें बच्चे, क्योंकि अहम केंद्रित होते हैं, बोलते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो ये पहला ऑप्शन एक सिरे से खारिज हो गया। फिर दूसरा है बाह्य अभिप्रेरण, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, तो ये भी गलत होगा। फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सटर्नल फैक्टर का क्या काम। फिर ये है तीसरा ऑप्शन सृजनात्मकता, ये कुछ काम का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी तो बच्चे में आएगी, इतनी सारी चीज़ें। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलेपन से के लक्षण में अगर बच्चे में लक्षण है तो वो क्रिएटिव बच्चा है। तो इसमें चौथे ऑप्शन तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तीसरे में ही सही आंसर मिल गया। तो तीसरा क्रिएटिविटी सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में दिया गया है, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेश हेतु क्या जरूरी, मतलब बच्चे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो पैर से चलने में असमर्थ है, या फिर वो ठीक तरह से देख नहीं सकते, ठीक तरह से सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे। तो जिनके पास ऐसी शारीरिक चुनौती है तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो, मतलब समावेशी, सबको साथ लेके शिक्षा दी जा सके। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम पहला ऑप्शन दिया गया है। तो क्या एक स्टैंडर्ड सिलेबस इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड चीज़ें मतलब फ्लैक्सिबल चीज़ें होनी चाहिए, जितनी ही फ्लैक्सिबल रहेंगी बच्चों को समझने में, करने में उतनी ही आसानी होगी। तो आधारभूत अभिगम्यता, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, ये एक सही विकल्प है। जैसे अगर कोई बच्चा है जो पैर से चलने में असमर्थ है, तो अब हम स्कूल की बिल्डिंग में स्लाइड करने वाली वो सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं। सीढ़ियों पे वो अपने व्हील चेयर से जाने में असमर्थ होगा, तो उस पर वो आसानी से चढ़ के स्कूल की बिल्डिंग में एंटर कर सकेगा। या फिर जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको हम, अगर वो बच्चा ठीक से नहीं सुन रहा तो हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल के ज़्यादा लाउड बोलेंगे, जिससे वो हमारी आवाज़ उस बच्चे तक को भी सुनाई दे। अगर ऐसे ही कोई बच्चा देखने में डिसेबल्ड है, वो अच्छी तरह से देख नहीं सकता, तो हम उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि उसे हम फ्रंट बेंच पे बैठा दें, आगे बैठा देंगे, तो उसे बोर्ड में देखने में आसानी होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, इंक्लूसिव, मतलब क्लास में सभी तरह के बच्चों को, जो डिसेबल्ड हैं, जो नहीं हैं, सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यही आधारभूत अभिगम्यता, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके, अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करके बच्चों को हम इंक्लूसिव एजुकेशन दे सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दोनों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो जो पढ़ने में कठिनाई आए उसे किस में सम्मिलित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अधिगम विकारों को का बहुक्रम, मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही, मतलब अधिगम मतलब लर्निंग होता है, लर्निंग में उसे बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है, तो कुछ तो ठीक लग रहा है ऑप्शन। दूसरा है हल्की मानसिक मंदता, अगर बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा किसी चीज़ों को तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या मानसिक रूप से मंद है बच्चा, ऐसा नहीं है। उसे हम अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस देके उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देके चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, तो ये मानसिक मंदता तो नहीं होगी बच्चे के अंदर। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। अब बताइए, अगर बच्चा ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा तो इसमें मनोसामाजिक विकार कहाँ से आ गए? ये तो एक तरह की डिसेबिलिटी है जो मतलब बच्चे के अंदर है, जिसे हम अपने एफर्ट्स से ठीक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है। फिर चौथा है बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं, ये भी गलत है। बच्चा अक्षम थोड़ी है उस चीज़ को करने में, अक्षमता नहीं है उसके अंदर, वो कैपेबल है, बस उसे चाहिए थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा एफर्ट। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, ये आप गौर कीजिएगा, एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है नहीं है और हम जो रहता है उसको टिक करके आ जाते हैं, नहीं पे हम ध्यान नहीं देते, तो नहीं पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है समता, इक्वालिटी, तो सान किए जाने चाहिए। अब दूसरा दिया गया है पृथकीकरण और नामीकरण, तो पृथक करना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, तो पृथक करने की तो कहीं चर्चा नहीं की जाती कि बच्चों को अलग पढ़ाओ, जो डिसेबल्ड हैं उन बच्चों को अलग पढ़ाओ, सबको साथ में लेके पढ़ाओ, यही इसी बात पे जोर दिया जाता है। तो पृथकीकरण ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो निगेटिव पूछा है तो यही निगेटिव लग रहा है, निगेटिव टैग वर्ड दिख रहा है हमें, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में क्या दिया गया? ये असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन आ गया। असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आजकल एग्जाम में, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। कथन ए है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, और तर्क मतलब कारण क्या दिया गया है ऐसा करने का कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुने, अब बोला गया है। तो कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, ये बात तो सही है। और ऐसा क्यों होता है कि वो उन्हें बचपन से ही गाइड किया जाता है कि अगर इतनी मिट्टी है तो इससे इतना बड़ा मटका बनना है, या ज़्यादा लेंगे तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा मटका बनेगा। तो उन्हें द्रव्यमान का ज्ञान पहले हो जाता है, नंबरिंग उन्हें नहीं आती। नंबरिंग तो जब उन्हें संख्या तभी आएगी जब वो स्कूल जाएंगे, लेकिन स्कूल से पहले ही बचपन उनका घर पे बीतता है, फैमिली के साथ बीतता है। और सोशलाइजेशन में पहला फैक्टर क्या होता है? हमारी फैमिली ही पहला फैक्टर होती है सोशलाइजेशन का। तो उन्हें ये पता होता है कि जब फैमिली में कोई कुम्हार का बच्चा है तो उसे मटका बनाना वो शुरू से बचपन से देख रहा है, तो उसे पता है कि कितनी मिट्टी लेने पे कितना बड़ा मटका बन रहा है, वो हर चीज़ सीख रहा है। इसलिए उनमें द्रव्यमान संरक्षण का गुण पहले आ जाता है संख्या संरक्षण के। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है कि यही रीज़न हो सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया गया है? जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है, कोई छात्र है किसी व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीख रहा है, मतलब कुछ देख के सीख रहा है,
तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अगर कोई किसी चीज़ को देख के सीख रहा है तो उसका प्रथम चरण क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना होगा उस चीज़ को सीखने के लिए? आइए देखते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है, पहला ऑप्शन है प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना। अब बताओ, यहाँ रोट लर्निंग की बात आ गई, तो याद करना किसी चीज़ का सही विकल्प है? हमें चीज़ों को समझना चाहिए, याद करना तो कोई सही विकल्प नहीं है, तो अभी के लिए इसको कट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगर किसी चीज़ से, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई मान लीजिए फ्लावर में अपने पौधों में पानी दे रहा है, कोई बच्चा वही चीज़ सीख रहा है कि पानी कैसे दे रहे हैं या कैसे पौधा लगा रहे हैं, वो चीज़ सीख रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करना होगा? उस चीज़ को देखना तो होगा, ध्यान तो उस चीज़ पे जाना चाहिए कि कोई पौधा लगा रहा है, ये चीज़ उसको नोटिस करनी होगी बच्चों को। तो सबसे पहला यही फैक्टर होता है कि बच्चा नोटिस तो करे उस चीज़ को, देखे तो ये सही लग रहा है। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान तो केंद्रित होना चाहिए। फिर तीसरा क्या दिया गया? अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। आकलन बच्चा थोड़ी करेगा, आकलन तो शिक्षक करते हैं बच्चों का हर स्टेज पे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया? प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। प्रैक्टिस या नीपी हो चाहे एनसीएफ हो, प्रैक्टिस को वो कभी प्रमोट नहीं करते। वो क्या करते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना, एक्सप्लोर करके चीज़ों को, एक्टिवली किसी चीज़ को सीखना, उसको वो लोग प्रमोट करते हैं ज़्यादा। तो ऐसे अभ्यास करके तो सीखना, ये भी गलत है, इसमें निगेटिव टैग वर्ड आ गया। तो हमारा यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। किसी चीज़ को अगर पहले सीखना है, कोई बच्चा देख के सीख रहा है, तो उस पर सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। ध्यान तो केंद्रित करेगा उस पर, पहले देखेगा, हर एक स्टेप को एनालाइज करेगा। उसकी 2 है अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताना है कि लर्निंग के दौरान, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को, मिस्टेक्स को, मतलब जो टीचर है, शिक्षक है या शिक्षिका है, उसे समझना ज़रूरी क्यों है, बताइए। तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती हैं। कमज़ोर तीव्र की पहचान करना क्यों ज़रूरी है? सभी बच्चे एक समान हैं, कोई कमज़ोर नहीं, कोई तीव्र नहीं है। क्लास में सभी लोग सीखने के लिए बैठते हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, किसी को समय लगता है, लेकिन वो सीखते सभी हैं। तो इसमें कमज़ोर और तीव्र की पहचान करना तो कोई सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। फिर दूसरा क्या है? वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं। ये सही है कि मतलब इससे हमें अध्यापिका को, शिक्षिका को क्या फ़ायदा होगा कि वो जो लर्नर है उसकी थिंकिंग प्रोसेस को समझेंगी कि बच्चा क्या सोच के कौन सी गलती कर रहा है, तो वो उसे उनकी मिस्टेक्स से हटाने की कोशिश में सही कदम बढ़ा सकती हैं। वो उनकी मिस्टेक्स को समझेंगी कि वो किस मेंटालिटी से ये मिस्टेक कर रहा है, और वो उनके अप्रोच के हिसाब से उन्हें सही सजेशंस दे पाएंगी, उन्हें वो गलती ना दोहराने के लिए। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी के दोनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन दिया गया, वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती हैं। तो अधिगमकर्ता जो है, हम उन्हें एनालाइज करेंगे उनकी मिस्टेक्स को, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती हैं। तो पृथक करना तो हमेशा से ही एक निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी पृथकीकरण दिखे तुरंत उस ऑप्शन को काट दीजिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हमें देनी होती है, समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेके पढ़ाना होता है। तो पृथकीकरण वैसे ही गलत ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। तो पहला ऑप्शन दिया गया विषय वस्तु अभिमुखी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि एक सिलेबस दे दिया गया, ये आपका सिलेबस है, इसको पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लो, ऐसा
ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। तो NEP इस बात को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि सिलेबस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चों को सिखाने के ऊपर जोर देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो फिर क्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? जैसे एक स्कूल है, उसमें बच्चों को एक टेक्स्ट बुक दे दिए, ये टेक्स्ट बुक है आपकी, इसको रट डालो, रट के एग्ज़ाम दे दो, जितने अच्छे मार्क्स आ गए आप पास हो जाए। तो रोट लर्निंग को भी वो प्रमोट नहीं करते, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक। तो NEP प्रयोगात्मक व्यवहार मतलब प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट से बच्चे जिस तरह से सीखें, इसको प्रमोट करता है ज़्यादा, कि बच्चे प्रयोग द्वारा सीखें। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 24 क्या दिया गया है? परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। तो तन्वी कोई लड़की है जो परीक्षा में बैठने जा रही है अपने, और वो क्या कर रही है? गहरे लंबे श्वास भर रही है अपना। फिर आगे दिया गया दुश्चिंता से निपटने के लिए वह तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। अब पूछा है कि कौन सी तकनीक, उसको फिल करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया गया है। समस्या समाधान। तो समस्या समाधान तो कैसे? क्या तन्वी के पास कोई समस्या है जिसका वो सांस लेकर समाधान कर रही है? क्या तन्वी को सांस लेने में समस्या है जो वो समाधान कर रही है? ऐसा तो नहीं है। उसे थोड़ी टेंशन है, एंजाइटी हो रही है एग्ज़ाम से, जिस वजह से वो लंबे सांस भर के एग्ज़ाम में बैठने जा रही है। तो समस्या समाधान तो हो नहीं सकता। समस्या समाधान मतलब क्या हो गया? कोई समस्या है जिसका आप कोई एक्टिविटी करके समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ तन्वी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? भाव नियमन। क्या वो अपने भाव को नियमित करना चाह रही है लंबे लंबे सांस भर के? तो हाँ, ऐसा है, क्योंकि वो परीक्षा से डर रही है, उसको चिंता हो रही है। देखिए क्वेश्चन में लिखा भी गया है दुश्चिंता से निपटने के लिए। तो वो अपनी दुश्चिंता, जो उसको चिंता हो रही है एग्ज़ाम में बैठने की, उस एंजाइटी से वो निपटने के लिए क्या कर रही है? अपने भावों को, अपने डर को कम करने के लिए, एंजाइटी भी एक तरह का अपना इमोशन ही है ना, तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? लंबे लंबे सांसें ले रही हैं। तो भाव नियमन हो सकता है सही आंसर, और यही सही आंसर होगा भी, भाव नियमन। अब आगे देख लेते हैं। 19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक, अब रोहिणी क्या है वो आगे ऑप्शंस में दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन का कहना ये चाहता है कि कोविड-19 जब फैला हुआ था, तो जब लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे रोहिणी नाम की कोई लड़की है जो अपनी बहन की किताब, जो उसकी बहन की कहानी की किताब थी, वो खुद से पढ़ रही है। कोई उसको नहीं बोला, उसकी ना बहन बोली, ना उसकी मम्मी पापा, किसी ने नहीं कहा कि आप ये पुस्तक पढ़ो, लेकिन वो खुद से वो पुस्तक पढ़ रही है। तो रोहिणी क्या है? अब पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगात्मक अधिगमकर्ता। रोहिणी क्या एक प्रतियोगात्मक अधिगमकर्ता है? वो तो कहानी पढ़ रही है और अपने इंटरेस्ट पे पढ़ रही है। वो किसी प्रतियोगिता की, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ाई नहीं कर रही, वो सेल्फ इंटरेस्ट पे पढ़ाई कर रही है। तो क्या पहला ऑप्शन प्रतियोगात्मक अधिगमकर्ता सही होगा? नहीं, वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से कर रही है। कोई उसको प्रेशराइज नहीं किया, कोई उसको कहा नहीं कि तुम पढ़ो, वो खुद के इंटरेस्ट पे पढ़ रही है। और किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए भी नहीं पढ़ रही है, वो इंटरेस्ट पे पढ़ रही है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिए गए? स्वप्रेरित अधिगमकर्ता। अब बताइए रोहिणी क्या स्वप्रेरित थी? बिल्कुल थी। अब देखिए उसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया किसी के बढ़ावा दिए बिना ही, वो किसी को उसको प्रेरित नहीं करना पड़ा कि ये पुस्तक पढ़ो, वो खुद से प्रेरित हुई, उसको सेल्फ मोटिवेशन आया, उसे इंटरेस्ट आया इस कहानी की पुस्तक में जो उसकी बहन की थी, इस वजह से वो ये बुक पढ़ने लग गई। स्वप्रेरित अधिगम करता है, वो खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ रही है। तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन बाकी के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो तीसरा क्या दिया गया है? प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता। वो अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए, प्रदर्शन को देख के वो पढ़ाई कर रही है, नहीं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ रही है।
फिर चौथा ऑप्शन क्या दिया गया, वह प्रेरित अधिगमकर्ता, क्या कोई बाहरी फैक्टर उसको प्रेरित किया है पढ़ने के लिए, नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में दिया गया है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। अब बताइए इसमें मतलब बच्चों को, अगर आपको ये मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो बच्चों को कुछ कोई किसी टॉपिक पे अपना कॉन्सेप्ट कोई समझाए। अब बच्चे समझे उन चीज़ों को, फिर वो अपने मन में कोई और संकल्पना, कोई भ्रांति उनके मन में उत्पन्न हुई, तो वो क्या दर्शाती है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन दिया गया अधिगम अक्षमता। अब बताओ, बच्चे खुद से सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, तो क्या वो अक्षम है सोचने में, पढ़ने में, लर्न करने में वो अक्षम नहीं है, तो अधिगम अक्षमता तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है किसी संप्रत्यय के बारे में कोई कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में वो खुद से भी कुछ सोच पा रहे हैं, अपनी एक खुद की क्रिटिकल थिंकिंग उनके पास है डेवलप, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे के भी दोनों देख लेते हैं। तीसरा है निराधार दावे। निराधार दावे कैसे बोल सकते हैं, क्या बच्चे हमेशा कुछ गलत ही थिंक करेंगे, वो तो डिस्कस करने पे पता चलेगा ना कि बच्चों की तर्कड़ा सही है या गलत है, तो इस वजह से निराधार दावे नहीं बोल सकते। चौथा क्या दिया गया है, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। नहीं, वो अस्थाई नहीं है ठहराव, बच्चों के दिमाग में इस तरह के विचार चलते ही रहते हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो इस कुल मिला के सारे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, यही दूसरा ऑप्शन सही है, किसी संप्रत्यय के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं। तो ऑप्शंस में कुछ शैक्षणिक योजनाएं दी गई हैं और हमसे पूछ रहा है कि वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। तो संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल एक इफेक्टिव स्टडी होगा, क्योंकि हम चीज़ों को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बजाय कि उसको समझा के। जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो वो लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रह जाती है उसकी स्टोरी, तो क्योंकि उसको हम देखते हैं, साथ ही साथ सुनते भी हैं उसके बारे में, तो वो हमारी इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई हो जाती है, जिस वजह से वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है। तो पहले में भी तो यही है, अगर हम कोई टीचर मानचित्रों का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा है तो मानचित्रों के इस्तेमाल के साथ साथ उस मानचित्र के बारे में बच्चों को समझाएगा भी, तो उनकी एक साथ में वो चीज़ों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनकी इमेजिनेशन पावर अच्छी रहेगी, वो चीज़ों को अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, जिस वजह से उन्हें अच्छे से वो चीज़ें समझ आएंगी और उन्हें याद रहेंगी। तो ये एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, ये नहीं, ये क्या गलत ऑप्शन हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर जाना कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है। फिर क्या है, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। बहुत से सामग्री लेके, बहुत सारी सामग्रियाँ लेके, टीचिंग टूल्स लेके उनसे बच्चों को समझाना चीज़ों को। तो टीचिंग टूल्स से पढ़ाना तो एक इफेक्टिव मेथड है ही। जैसे किसी चीज़ को समझाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए उसके जो टीचिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना, इसको तो प्रमोट करता है NEP NCF सभी, तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड है। फिर क्या है, चौथा कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। तो कहानियों का इस्तेमाल तो सही ही है, क्योंकि देखिए कहानियाँ हमें सबकॉन्शियसली हमेशा ही याद रहती हैं। अब बचपन में हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, तो वो कहानियाँ देखिए हमें आज तक याद हैं, क्योंकि कहानियाँ जैसे हमको सुनाई जाती हैं तो हम उसको इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में कि इस तरह से चीज़ें हुई होंगी। तो जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं फिर वो धीरे धीरे हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव मेथड हो सकता है कहानियों को सुना के। तो इसमें पहला दूसरा नहीं सही है, बाकी तीनों सही लग रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, तीसरा हो जाता है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। 28 में लिखा है, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि है।
इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि एक शिक्षिका है कोई, और उन्होंने कुछ जानकारी दी है बच्चों को और कह रही हैं बच्चों से कि इसे अपनी कॉपी में 5 बार लिखिए। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सी शिक्षण की विधि है। पहला ऑप्शन दिया गया अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। तो क्या ये प्रभावकारी है? नहीं। बच्चों को चीज़ें रटानी थोड़ी है, रोट लर्निंग को प्रमोट थोड़ी करना है। हमें चीज़ें बच्चों को समझानी है कि उनको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें समझ में आ जाए और वो याद रहे उन्हें। तो इसमें चीज़ें रटाई जा रही, बार बार लिखा के पूर्वाभ्यास करा के जा रहा है, पुनरावृत्ति करा रहा है, ये एक सही मेथड नहीं है। उनको समझानी है, रटानी नहीं। फिर दूसरा क्या दिया है? प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? तो इफेक्टिव मेथड पूछ रहा है समस्या समाधान विधि के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड है। तो पहला मेथड दिया गया कलन विधि। ये सब टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड पे मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा टीचिंग मेथड से, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो ये पहला टीचिंग मेथड है कलन विधि। कलन विधि को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम मेथड। और दूसरा है अन्वेषण, मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर तीसरा है बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, ठीक है। फिर चौथा दिया गया है प्रकार्यात्मक आबद्धता। तो समस्या समाधान के लिए कलन विधि तो उपयोग में लाई जाती है। कलन विधि में क्योंकि क्या होता है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, उसे बच्चों को दिया जाता है, वो अपने विवेक के अनुसार उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसे सॉल्व करते हैं। तो कलन विधि सही हो जाएगी। फिर अन्वेषण है ह्यूरिस्टिक मेथड। अन्वेषण में क्या रहता है? अन्वेषण में कोई भी समस्या हो सकती है, उस समस्या का बच्चा अपनी विवेक के अनुसार समाधान खोजता है। तो ये भी एक समस्या समाधान का मेथड है। बाकी तीसरा क्या दिया गया? बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराओ। नहीं, बिना बोध के कोई उसी त्रुटि को दोहराना, ये तो कोई समस्या समाधान नहीं है। अगर समस्या का समाधान करना है तो उस त्रुटि को हटाना पड़ेगा, उस त्रुटि को छोड़ना पड़ेगा। उसी त्रुटि को दोहरा के किसी समस्या का समाधान नहीं होना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये क्या चौथा क्या दिया गया? प्रकार्यात्मक आबद्धता, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन? पहला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? मतलब पूर्व ज्ञान जो उनके पास है, पुराना जो उन्होंने सीखा है, उसका उपयोग नहीं करना है। कौन से क्रियाकलाप में? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आओ क्रियाकलाप देखते हैं। पहला क्रियाकलाप है रटना। तो रटने में पूर्व ज्ञान का कोई इस्तेमाल है? वैसे तो नहीं है। अब कोई टॉपिक दे दिया गया, बोल दिया गया ये आप रट के हमको सुनाओ, तो बच्चों को वो चीज़ बार बार रिपीट करके रटना ही तो है, उसमें पूर्व ज्ञान का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन फिर भी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब दिमाग से ही तो सोचेगा, विचार करेगा, तो थिंकिंग तो इसमें आ रही है ना। और थिंक क्या करेगा? जो उसके दिमाग में है वही चीज़ें तो वो सोचेगा। तो इसमें पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है विचारावेश में। फिर स्कीमा सक्रियता, तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्कीमा सक्रियता। तो क्या स्कीमा सक्रियता हो सकती है? स्कीमा सक्रियता तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि स्कीमा सक्रियता क्या है? पियाजे के अनुसार, पियाजे ने बताया कि स्कीमा क्या है कि मतलब कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपना पूर्व ज्ञान इस्तेमाल करके उसके बारे में अपनी पूर्व ज्ञान से जोड़कर उस चीज़ को अपनी एक नई अवधारणा बनाए। तो स्कीमा नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व ज्ञान का ही इस्तेमाल इसमें भी हो रहा है स्कीमा सक्रियता में। फिर संकल्पना मानचित्रण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि संकल्पना कोई जो संकल्पना बच्चे को समझाई गई है उसका बच्चा अपने दिमाग में मानचित्रण करे, तो इसमें भी तो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। जो उसे पता है मानचित्रण करना, वो पूर्व ज्ञान ही तो है और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? यही पहला रटना यानी रोट लर्निंग ऑप्शन सही हो जाएगा, रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमने अपने CDP का 2021 का पेपर पूरा 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये टॉपिक समझ में। कोई डाउट है तो कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम ज़रूर अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।